हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 8। आज हम अध्याय 26 अवकलन की शुरुआत करेंगे बच्चों, जिसके भाग 1 में हम समझेंगे कि अवकलन क्या होता है और प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन कैसे किया जाता है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। उससे पहले सभी से एक विनम्र अपील, हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले देखिए, अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन की परिभाषा क्या होती है। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर राशि x के सापेक्ष आश्रित चर y के अवकलन को dy/dx, जिसे हम प्रथम कोटि का अवकलन कहेंगे, द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कहा जा रहा है। एक तो क्या है, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है कौन, x, और एक चर क्या है, आश्रित है, जो कि x पर आश्रित है। आश्रित चर कौन है, y। अर्थात हम बच्चों एक फलन y बराबर fx की बात कर रहे हैं। फलन y बराबर fx के अवकलन की बात कर रहे हैं। तो फलन y बराबर fx अर्थात स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y के अवकलन को हम dy/dx के रूप में लिखते हैं। और ये होता क्या है बच्चों, ये होता है dy/dx होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अर्थात बच्चों x में अगर हम अत्यल्प परिवर्तन करें, x में अत्यल्प परिवर्तन को क्या बोलते हैं, डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, ये जो स्वतंत्र चर है x के मान में अत्यल्प परिवर्तन है। ये बहुत कम परिवर्तन है x के मान में। x के मान में अत्यल्प परिवर्तन करने पर जो y के मान में अत्यल्प परिवर्तन होता है, डेल्टा y होता है, उस परिवर्तन की दर को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। यानी कि अवकलन क्या हो गया बच्चों, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का सीमांत मान। ये क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का सीमांत मान। इसे आप इस प्रकार से समझिए, अगर y बराबर fx फलन है तो x के मान में आप थोड़ा परिवर्तन करेंगे। x की जगह आप x प्लस डेल्टा x रखेंगे तो y के मान में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, y प्लस डेल्टा होगा। ठीक है ना। इस परिवर्तन की दर को, यानी कि डेल्टा y/डेल्टा x के सीमांत मान को, जब डेल्टा टेंस टू क्या हो, 0, इस सीमांत मान को ही हम क्या कहते हैं, आश्रित चर x के सापेक्ष, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आश्रित चर y का अवकलन कहते हैं। परिभाषा में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधी सी परिभाषा है। अगर आपको कोई पूछे कि अवकलन क्या होता है, तब आप कहेंगे कि y बराबर fx यदि एक फलन है, अर्थात x एक स्वतंत्र चर है और y एक आश्रित चर है, तब इस स्वतंत्र चर x के सापेक्ष y के अवकलन को dy/dx के रूप में हम लिखते हैं। और ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x। ठीक है ना। इसी चीज को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। कैसे हुआ ये, आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, y बराबर क्या है बच्चों, fx। यदि कोई फलन है और हम x के मान में अत्यल्प परिवर्तन करते हैं तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, यहां से हम डेल्टा y का मान अगर निकालें तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। और y क्या है बच्चों, fx ही तो है। तो डेल्टा y बराबर हो गया f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। ठीक है,
अब dy बाई डी की परिभाषा क्या बताई मैंने आपको, dy बाई डी एक्स होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई का ये मान अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना, इस तरीके से हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं। और जब बच्चों हम इस सूत्र का, इस सीमा के मान का परिकलन करके dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन ज्ञात करना। इसी को हम कहते हैं डेल्टा विधि द्वारा अवकलन ज्ञात करना। क्या कहा मैंने, देखिए मैंने कहा जब आप dy बाई डी एक्स यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि बच्चों क्या, y का x के सापेक्ष अवकलन, ये आप जब इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये अवकलन ज्ञात करने के लिए, dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए जब आप ये सीमा का मान ज्ञात करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना, तो इससे, इस सूत्र से जब आप अवकलन करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। क्या कहते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करना। इसी को हम कहते हैं डेल्टा विधि। क्या कहते हैं, डेल्टा विधि द्वारा अवकलन ज्ञात करना। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए प्रथम सिद्धांत द्वारा इस कोई भी एक प्रश्न देके कि अवकलन ज्ञात कीजिए, तो प्रथम सिद्धांत द्वारा या डेल्टा विधि द्वारा अवकलन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है ना, अभी हम एक उदाहरण भी हल करेंगे ताकि आपको ये विधि अच्छे से क्लियर हो जाए। उससे पहले देखिए बच्चों, अभी हमने देखा कि dy बाई डी एक्स क्या होता है। अभी तक हमने ये देखा कि dy बाई डी एक्स होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी को हम ये बोलते हैं। और ये बच्चों हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। क्या कहते हैं इसको, प्रथम कोटि का अवकलज। यानी कि जब आप y का सिर्फ एक बार अवकलन करते हैं, कितनी बार, एक बार अवकलन करते हैं, तो उसे प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। ऐसा सूत्र का प्रयोग करके जब हम अवकलन ज्ञात करते हैं तो उसे प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन या डेल्टा विधि द्वारा अवकलन कहते हैं बच्चों। मैं सिर्फ अभी ये कह रहा हूं, प्रथम कोटि से मेरा मतलब है dy बाई डी एक्स। अगर हम इस y का x के सापेक्ष एक और बार अवकलन कर दें, एक बार और अवकलन कर दें बच्चों, तो हम इसे कहते हैं d2y बाई dx2। ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। और इसी प्रकार से मैं एक और बार अवकलन कर दूंगा तो वो हो जाएगा d3y बाई dx क्यूब। ये तृतीय कोटि का अवकलज हो जाएगा। इसी प्रकार d4y बाई dx की घात 4, ये चतुर्थ कोटि का अवकलज हो जाएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बच्चों, dy बाई dx को हम कहते हैं f डैश x। f डैश x कहने का मतलब भी क्या है, प्रथम कोटि का अवकलन। अगर मुझे द्वितीय कोटि के अवकलन को इस रूप में दिखाना है तो मैं f डबल डैश x लिखता हूं। ऐसे ही f डैश x को हम y डैश भी लिखते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। और y डबल डैश का मतलब क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलज। y1 भी क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स ही होता है। इसी के प्रकार y2 क्या होगा, द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। एक बार फिर से इस पूरी कहानी को समझिए। देखिए dy बाई डी एक्स कह दो कि f डैश x कह दो, y डैश कह दो या y1 कह दो, ये सब क्या हैं, ये हैं प्रथम कोटि के अवकलज। ये क्या है, प्रथम कोटि के अवकलज।
अगर आप कह रहे हो d2y/dx2 या फिर f डबल डैश x या y डबल डैश या y2 कह रहे हो, तो ये सब क्या है बच्चों, ये फिर हैं द्वितीय द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक है ना। तो संकेतों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अवकलन की परिभाषा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमने पढ़ा कि अवकलन क्या होता है। y के मान में परिवर्तन जब हम करते हैं x के सापेक्ष, तो ये सीमांत मान क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। यही तो पढ़ा हमने, dy/dx क्या पढ़ा, dy/dx एक्चुअल में क्या होता है, y के मान में परिवर्तन। और किस स्थिति में परिवर्तन, सीमांत स्थिति में, सीमांत स्थिति में। ठीक है। अर्थात बच्चों ये हमने पढ़ लिया, लिमिट, सीमांत स्थिति का मतलब सीमा निकालनी है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, प्रथम सिद्धांत से कैसे अवकलन करते हैं वो भी हमने सीख लिया। तो बच्चों एक चीज है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेग, दूरी और समय। तो यहां पर हम बात करेंगे वेग का सीमांत मान। वेग का जो सीमांत मान होता है बच्चों, वो कैसे निकालते हैं। देखिए, यदि कोई कण की स्थिति s, स्थिति क्या है, s है, समय यानी कि समय का फलन हो, अगर स्थिति किसका फलन हो, समय का t का फलन हो, अर्थात s बराबर क्या हो, f ऑफ t हो, तब t समय पर कण का वेग v बराबर होता है ds/dt। यानी कि बच्चों हम क्या करते हैं, इस s का dt के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है ना। s का dt के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, ds/dt कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम वेग का क्या कर दें, वेग का अवकलन कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है। ठीक है ना। अब अवकलन करते कैसे हैं बच्चों, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं वेग के सीमांत मान पर, जो कि हमारी परीक्षा के लिए क्या है, उपयोगी है। चलिए देखो उदाहरण, एक कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी 15 मीटर निम्न संबंध द्वारा परिभाषित है। s बराबर क्या है, 3t² है। तो t सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, 3t² है। समय t बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग ज्ञात करने को हमसे कहा गया है। तो बच्चों देखो, वेग के लिए मैंने तुम्हें बताया, वेग बराबर होता है ds/dt और v बराबर हो जाएगा d/dt। s का मान कितना है, 3t²। ठीक है ना। आप जब अवकलन के नियम पढ़ाऊंगा बच्चों, मैं आपको अवकलन का जब बीजगणित पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अवकलन के अंदर जो कांस्टेंट होता है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और ये dt² बाई कितना है, dt है। हम एक सूत्र पढ़ेंगे बच्चों, d/dx x की घात n। आज ही की कक्षा में मैं बताऊंगा आपको कि x की घात का अवकलन क्या होता है, n.x की पावर n-1। तो यहां पर जब आप इसका अवकलन कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 घात, यहां देखो x की घात n थी तो n.x की घात n-1, यह घात 2 है तो ये 2 t की घात 2 - 1, इसका अवकलन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6t। यानी बच्चों v बराबर आपके पास आ गया है 6t। अब हमें t बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग निकालना है। तो t बराबर 4 सेकंड पर कार का वेग जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा 6 × 4 यानी कि 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। 2-3 चीजें आपको माइंड में अभी याद रखनी है। क्या क्या, एक तो v बराबर क्या होता है, ds/dt, यानी कि हम
जो स्थिति है एस जो टी का फलन है उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, एक चीज यहां पर मैंने आपको बताई, अवकलन में जो अचर होता है उसको बाहर ले लेते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई, x की घात n का अवकलन क्या होता है, n डॉट x की पावर n माइनस 1। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा एक फोल्डर में रखिए, माइंड में रख लीजिए कि किस प्रकार से ही होगा। अभी हम इतने अवकलन करेंगे बच्चों की ये आपके लिए एक सामान्य बात हो जाएगी। फिलहाल इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको स्थिति एस का फलन एस टी का फलन दिया गया है और वेग पूछा है तो आप वेग निकालेंगे ds अपॉन dt करके। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए फिर आगे अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं dx dy बाई dx यानी कि बच्चों y का x के सापेक्ष क्या अवकलन। अवकलन का ज्यामितीय अर्थ हम समझते हैं, अवकलन का क्या समझते हैं, ज्यामितीय अर्थ हम समझते हैं। मान लीजिए कि y बराबर fx क्या है, एक सतत फलन है। सतत फलनों की चर्चा हमने पिछले अध्याय में की थी। जिस ऐसा फलन जो किसी बिंदु पर फलन का मान उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है वो क्या होता है, सतत फलन होता है। तो और ये फलन क्या है, सतत फलन है। अब इस सतत फलन का जो ग्राफ है वो क्या है, ए पी क्यू बी है। ए पी क्यू बी इसका क्या है, ग्राफीय निरूपण है। यहां आप चित्र में देखिए, जरा देखिए, ए पी क्यू और बी, ये y बराबर एफ एक्स का क्या है, ग्राफीय निरूपण है। और ये जो बच्चों पी टी क्यू है ना, क्यू पी टी, ये इसकी क्या है, कोई छेदक रेखा है। इस ग्राफ की कोई छेदक रेखा है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्या बना रही है, कोण थीटा। ठीक है, और ये बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है, इस वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही है, ये बना रही है कोण एल्फा। अब देखिए यहां पर इस बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक x, y है, और थोड़ा आगे चलें तो मान लीजिए Q के निर्देशांक क्या है, x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई। इसलिए देखिए ये वाली ये हो जाएगी डेल एक्स और ये हो जाएगी आपके पास डेल वाई। और इस त्रिभुज PQR में अगर आप tan अल्फा निकालेंगे तो वो होता है लंब बटे आधार। tan अल्फा कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो ये हो जाएगा बच्चों डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना, और हमें विचार करना होता है डेल एक्स की सीमांत स्थिति में। देखियो याद करो, dy बाई डी एक्स क्या मैंने आपको बताया, ये होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। या आप इस प्रकार से डेल लिख दें या ये लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है बच्चों। डेल्टा लिख दें चाहे ये डेल लिख दें, डेल वाई बाय डेल एक्स। ठीक है ना, दोनों को डेल ही हम पढ़े। क्लियर, हमें विचार करना है सीमांत स्थिति पर जब डेल एक्स क्या हो, छोटा। तो जरा इसको बिल्कुल छोटा लाके सोचो, यानी ये जो Q बिंदु है बिल्कुल इस P के पास लाके जब सोचोगे तो ये छेदक रेखा, ये Q को अगर पास लाना है तो ये छेदक रेखा स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। और अगर ये स्पर्श रेखा में बदल जाएगी तो ये एल्फा, और एल्फा किसकी ओर अग्रसर होगा, थीटा की ओर अग्रसर होगा। तो एल्फा जब थीटा की ओर अग्रसर होता है, यानी कि मैं कहूं लिमिट जब एल्फा को हम थीटा की ओर अग्रसर करेंगे तो ये जो tan एल्फा है ये वास्तव में क्या होगा, लिमिट एल्फा जब थीटा की ओर जाएगा तो एल्फा की जगह आप थीटा ही तो लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे है ना। जब एल्फा और थीटा क्या हो जाएंगे, जब बराबर हो जाएंगे। इस स्थिति में देखिए बच्चों, इस स्थिति में सीमांत स्थिति में जब एल्फा थीटा की ओर अग्रसर रहता है तो tan एल्फा किसकी ओर अग्रसर होगा, tan थीटा की ओर अग्रसर होगा। परिणाम स्वरूप छेदक रेखा ये जो QPR है स्पर्श रेखा PT के साथ संपाती होने के लिए प्रवृत्त होगी। त्रिभुज से हमें पता है कि tan अल्फा क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स है।
यहाँ tan अल्फा क्या है, डेल वाई बाई डेल एक्स है, तो ये बात लिखी गई है। फिर आगे देखो, इस स्थिति में अगर हम डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लें तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि tan अल्फा क्या है, वो बराबर है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो दोनों तरफ हमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ले ली। इसको जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो डेल वाई टेंस टू भी क्या होगा, 0। जरा चित्र में देखो, जरा चित्र में देखो बच्चों, जब आप इसको इसके पास में लाओगे तो ये जो है ये दूरी और यहां पर लाके सोचोगे तो ये दूरी भी क्या होगी, 0 की ओर प्रवृत्त होगी, ठीक है ना। तो जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा वाई टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं ये बात यहां से। और फिर अगर बच्चों अल्फा, इसी को हम कहेंगे कि अगर ये दोनों लिमिट अगर हम देखेंगे तो जब अल्फा क्या होगा, फिर थीटा की ओर प्रवृत्त होगा और tan अल्फा ये हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, जब अल्फा थीटा की तरफ जाएगा तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों, आपके पास dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स वास्तव में क्या होता है, tan थीटा होता है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा tan थीटा। और ये जो tan थीटा है बच्चों, वास्तव में इस स्पर्श रेखा की क्या है, प्रवणता है। वास्तव में इस स्पर्श रेखा की ये क्या है, प्रवणता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो dy बाई डी एक्स होता है वो वक्र y बराबर एफ एक्स के किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई पर अवकलज यानी dy बाई डी एक्स बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढलान को निरूपित करता है। आ गई बात समझ में। तो अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल शब्दों में समझिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि dy बाई डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ क्या है, या dy बाई डी एक्स ज्यामितीय रूप से, आलेखीय रूप से, ग्राफीय रूप से क्या निरूपित करता है, तो आप कहें, आप सीधा कहें बच्चों कि अगर y बराबर एफ एक्स कोई फलन है तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो tan थीटा होता है। अर्थात इस वक्र y बराबर एफ एक्स जो वक्र है, इस वक्र के किसी भी बिंदु P x कोमा y पर जो स्पर्श रेखा की ढलान है, स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन या tan थीटा कहते हैं। तो ज्यामितीय अर्थ में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन की। जैसा कि मैंने बताया, जब भी आपसे कहे कि प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करो तो जो भी फलन आपके पास है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है प्रथम सिद्धांत द्वारा x की घात n का अवकलन कीजिए, तो आप फलन को मान लें एफ एक्स जो कि क्या है, x की घात n है, या इसे हम क्या कह दें, y कह दें, ठीक है। इसका अवकलन हमें ज्ञात करना है तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करेंगे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करेंगे बच्चों। देखिए कैसे करेंगे। प्रथम सिद्धांत से हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स y का x के सापेक्ष अवकलन होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस माइनस f ऑफ x अपॉन में डेल्टा x। स्टार्टिंग में जब मैंने अवकलन की परिभाषा बताई थी तब आपको मैंने ये भी समझाया था बच्चों। यहां रख दीजिए आप मान लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, f के अंदर x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की घात n माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है, x की घात n अपॉन में कितना, डेल्टा x। इसे द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार कर दीजिए बच्चों, द्विपद प्रमेय से, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट
डेल्टा x टेंस टू 0, बच्चों x कॉमन ले लीजिए तो x की घात n बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल x अपॉन x की घात n, और ये माइनस में x की घात n बटे कितना, डेल x। देखिए x आप जब उभयनिष्ठ लेंगे तो ये x की घात n बाहर आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों x की घात n को भी आप दोनों में से बाहर ले लीजिए तो डेल x टेंडिंग टू 0, x की घात n बाहर, और ये आ जाएगा 1 प्लस डेल x अपॉन x की घात n माइनस 1 अपॉन में कितना है, डेल x है। ठीक है, अब द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको पता है 1 प्लस एक्स की घात n क्या होता है, ये होता है बच्चों 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की घात 2। इस तरीके से एक्स की घातें बढ़ते जाती है। तो यहाँ x के स्थान पर क्या है, डेल एक्स अपॉन एक्स है, हम प्रसार कर देंगे तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एक्स की पावर n है, ये हो जाएगा 1 प्लस एन डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये लास्ट में माइनस 1। इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, डेल्टा एक्स चल रहा है। ठीक है, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए सबके पास n है आगे वाले पदों में, और डेल एक्स अपॉन एक्स भी है तो उसे भी उभयनिष्ठ ले लेंगे। ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एक्स की घात n डेल एक्स अपॉन एक्स, और n भी उभयनिष्ठ लिया है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये 1 प्लस n अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स के पद बचेंगे आगे। सभी पदों में डेल एक्स अपॉन एक्स तो आएगा, क्योंकि आगे घात 3 आएगी, फिर 4 घात 5 घात इस तरीके से अनंत तक चलेगा। अपॉन में कितना है बच्चों, इस सबके डेल एक्स है, ये डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एन एक्स की घात n माइनस 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स के पद, इसके पद बचेंगे। अब आप डेल एक्स टेंस टू 0 रख दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एन एक्स की घात n माइनस 1। यहाँ y बराबर क्या है, x की घात n है। तो x की घात n का प्रथम सिद्धांत से हमने अवकलन किया, क्या मिला हमें, n x की घात n माइनस 1। बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा अवकलन की परिभाषा, उसका ज्यामितीय अर्थ, और प्रथम सिद्धांत द्वारा x की घात n का अवकलन किस प्रकार से करते हैं, या किसी भी फलन का हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार से करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।